नंबर 11 और 12 और मैट्रिक में पढ़े थे चैप्टर नंबर 2। उस सिलसिले को हमने थोड़ी देर के लिए मुनक़ता किया है बेटा, क्योंकि यहाँ से हम आप लोगों को कंबाइंड स्टडी करवा रहे हैं। वो है चैप्टर नंबर 4। ठीक, चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये वर्ड अलजेब्राइक है, अलजेब्रिक नहीं है, ख्याल रखिएगा। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो कुछ हमें पढ़ना है बेटा, ये सामने मैंने बिल्कुल आपको मेंशन किया। जो मेन चीज़ें इसके अंदर हैं वो चारों मैंने इसमें आपको मेंशन कर दी है। सबसे पहली चीज़ है ax(n+b). ये एक एक्सप्रेशन बेटा हमने लिखी है। एक्सप्रेशन क्या होती है, इस तमाम चीज़ों की वजाहत हम आगे जाके आपको करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए इस एक्सप्रेशन में जो चार मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी। ठीक है, तो बस शायद आपको आवाज़ आ रही है बेटा? सुबह आवाज़ आ रही है आपको? सही। अच्छा बेटा, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमने एरो से मेंशन आपको कर दिया, सबसे पहली चीज़ है स्मॉल ए, जो एक्स एन के साथ लिखा हुआ है। ये जो स्मॉल ए है बेसिकली ये न्यूमरल कोफिशिएंट कहलाता है और आम तौर पर इसको कोफिशिएंट पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है न्यूमरल कोफिशिएंट। ठीक, इसके बाद ये जो एक्स है इसको हम बेस पढ़ते हैं बेटा, और ये जो एक्स के ऊपर टॉप राइट पे बिल्कुल लिखा गया है ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ठीक, इसके बाद प्लस के साथ एक हमने लिखा हुआ है लेटर बी, ये कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट से मुराद ये है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हमारा हो सकता है। आगे जाके हमने सब चीज़ों की डिटेल भी पढ़नी है कि भाई कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि इन एक्सप्रेशन। जी बेटा बोले, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा बेटा, हमारे पास चार चीज़ें यहाँ पे जो है मेन, ये हर एक्सप्रेशन के अंदर होती हैं बेसिकली। क्या क्या है, ये है न्यूमरल कोफिशिएंट, बेस, एक्सपोनेंट और कांस्टेंट। ठीक, सबसे पहले हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एक कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। कांस्टेंट के बारे में अगर हम बात पढ़ें तो कांस्टेंट हम कहते हैं बेटा किसी भी ऐसी चीज़ को जिसकी वैल्यू फिक्स हुआ करती है। फिक्स वैल्यू वाली चीज़ें जो होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। ठीक, तो बाय डेफिनेशन हम कहते हैं अ क्वांटिटी व्हिच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट। क्या कह रहा है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तमाम चीज़ें जिनकी वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट कहलाती हैं। आमतौर पे मैथ में जो हम कांस्टेंट से मुराद लेते हैं वहाँ वो मुराद होती है नंबर्स। ठीक, जैसे हम 2, 3, 4 प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स क्वांटिटीज होती हैं, इनमें किसी भी किस्म की चेंज नहीं आया करती। मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर फ़र्ज़ करें हम कभी बाज़ार में जाते हैं, ठीक है, तो हम अगर एक मुख्तलिफ दुकानों से चीनी की प्राइस पूछते हैं। ठीक, एक दुकान पे जाते हैं पता लगता है 90 रुपीज़ kg है, दूसरी पे जाते हैं पता लगता है 95 है, तीसरी पे जाते हैं पता लगता है 92 है। तो अब यहाँ पे ये जो भी दुकानदार आपको प्राइस बता रहा होगा, एक खास क्वांटिटी की बता रहा होगा, यानी 90 रुपीज़ kg। ठीक है, 1 kg के बता रहा है। 95 रुपीज़ kg, 1 kg की बता रहा है वो भी। जो तीसरा बता रहा है 92 रुपीज़ kg, वो भी की आपको कीमत बता रहा है। ये जो क्वांटिटी फिक्स क्वांटिटी है ना 1 kg, ये कांस्टेंट कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद दूसरी चीज हमारे पास आती है वेरिएबल। मैथ में एक चीज हम पढ़ते हैं बेटा कांस्टेंट, और दूसरी चीज हम पढ़ते हैं वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली, वेरिएबल से मुराद होता है तमाम ऐसी चीजें जो चेंजेबल हो, ऐसी क्वांटिटी जो चेंजेबल हो, जिनकी वैल्यूज वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हो। जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको एक मिसाल दी थी बेटा कि चीनी की प्राइस कभी 92 रुपीज़ kg है, एक दुकान में 92 है, एक में 95 है, एक में 90 है। तो जो प्राइस थी ना ये चेंजेबल क्वांटिटी थी। ठीक है, और जो उस चीनी की जो मिकदार थी वो फिक्स क्वांटिटी थी। तो वो जो मिकदार थी वो कांस्टेंट कहलाती है, और जो प्राइस है ये वेरिएबल कहलाती है। अब मैथमेटिक्स में इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीका अख्तियार करते हैं वो हम ये कहते हैं कि वेरिएबल्स को हम स्मॉल लेटर्स ऑफ एक्स वाई जेड या अल्फाबेट लेटर एक्स वाई जेड लास्ट के जो है ये तीन आम तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कुछ सहीफा नहीं है। चले अब हम देखते हैं कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या कहती है। वेरिएबल की डेफिनेशन कह रही है क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यूज वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाएंगी वो क्या कहलाएगी, वो
वेरिएबल कहलाएगी। अब यहाँ पे हम जनरली सेट के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट लिखते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि हम बिल्डर फॉर्म में वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं। वो है एक्स वाई जेड, जो हमें ये बताते हैं कि किसी भी सेट के अंदर जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 100 है। वो वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, इसीलिए उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन वो वैल्यूज जो वेरिएबल जो सेट की वैल्यू थी, जो एलिमेंट्स थे वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन सेट बजाते खुद चेंज नहीं हो रहा, ये ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं मुझे बताइएगा, मैंने कांस्टेंट क्या बताया आपको? जरी आप अनम्यूट करेंगे तब आपको आप बोल सकेंगे, ठीक है? जरा बताइएगा कांस्टेंट क्या होते हैं? किसी वैल्यू की जो फिक्स प्राइस होती है उसको कांस्टेंट कहते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मोइज आप जरा बताइएगा कि वेरिएबल क्या होता है? सर मैं अभी आया था, मैं वेरिएबल नहीं समझ पाया था। चले मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, आप जरा ठीक है। वेरिएबल बेटा हम कहते हैं वो तमाम जिनकी वैल्यूज चेंज होती है वक्त के साथ साथ। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल, जैसे कि फर्ज करें मौसम है, टेम्परेचर है हमारा, ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है। सुबह के टाइम कुछ और होता है, दोपहर में कुछ और है, रात में कुछ और है। ये टेम्परेचर जो है वेरिएबल क्वांटिटी, ठीक। तो इसी तरीके से मैथ के अंदर जो हम एक सेट के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट लिखते हैं, जब हम उनको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, एक्स वाई जेड के साथ, तो उससे मुराद ये होती है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है। यानी अगर सेट है 1 2 3 4 5, तो एक्स की वैल्यू कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 5 है, कभी 3 है, कभी 4 है। क्लियर? सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा सर आवाज नहीं आ रही है। बेटा दोबारा जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। मैंने ये कहा कि जो वेरिएबल होता है वो चेंजेबल क्वांटिटी होती है। जैसे कि मौसम है, मौसम का अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो सुबह के वक्त टेम्परेचर और होता है, कुछ देर बाद अगर आप 2 घंटे बाद देखें तो टेम्परेचर और आपको पता लगेगा, दोपहर में आ जाए तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, फिर शाम होने लगेगी, फिर टेम्परेचर कम होने लगता है। यानी वक्त के साथ साथ टेम्परेचर में तब्दीली आ रही है। ऐसी तमाम चीजें जिनके अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है वो वेरिएबल्स कहलाती है। अब बताइए शीजा, आप क्या बताया मैंने? जी शीजा। मोइस? सर वेरिएबल वो होते हैं, जैसी मिसाल के तौर पे वेदर, जो दिन में कुछ और हो जाता है, शाम में कुछ और हो जाता है, मतलब जो आगे पीछे वेदर होते हैं उस हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल गुड। इसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो हम वो तमाम क्वांटिटीज जो हम चेंज, जिनकी वैल्यू हम वक्त के साथ साथ चेंज करेंगे वो वेरिएबल्स कराएंगी, और जिनकी वैल्यूज फिक्स होंगी वो कांस्टेंट कहलाएंगी, ठीक। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस आप बेटा हमेशा छोटी क्लासेस से पढ़ते चले जा रहे हैं। 4 ऑपरेशन आपने नॉर्मली पढ़े हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक। इसके अलावा और भी ऑपरेशन होते हैं। मिसाल के तौर पर रूट एक्सट्रैक्शन के हम रूट्स कैसे कैसे, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, nth रूट हो गया, ये मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं अलजेब्रा के, ठीक। कहता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड रूट एक्सट्रैक्शंस आर कॉल्ड अलजेब्राइक ऑपरेशंस। ये अलजेब्राइक ऑपरेशंस कहलाते हैं, ठीक है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, और इनको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस के लिए हम ये क्रॉस का साइन बना रहे हैं, फिर माइनस का साइन मैंने रेड से मेंशन किया है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर डिवाइड है। इसी तरह रूट के अंदर जो ब्लॉक बनाए यहाँ में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 2 का रूट निकालना है, 4 का रूट निकालना है, 16 का रूट निकालना है, ये सारे अलजेब्राइक ऑपरेशंस कहलाते हैं। ख्याल रखिएगा इसी तरीके से जब हम पावर्स लेते हैं ना किसी चीज की, वो भी अलजेब्राइक ऑपरेशन कहलाती है, ठीक। लेकिन जो मेन आपको याद रखने हैं वो 4 ऑपरेशन हमने मेन याद रखने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, सही। इन चारों से आप फेमिलियर हैं। इसके बाद है बेटा अब मेन टॉपिक हमारा कि हमने जो हेडिंग थी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं।
इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। कहता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशंस आर कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कहता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा कांस्टेंट को या वेरिएबल को आपस में जोड़ लेते हैं, किस तरीके से जोड़ें, विद द हेल्प ऑफ अलजेब्राइक ऑपरेशन, यानी वो जो साइन हमने पढ़े थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या रूट, इनकी मदद से अगर हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं तो जो नया रिजल्ट बनता है हमारे पास वो कहलाता है अलजेब्राइक ऑपरेशन। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर जो हमने चार्ट बनाया हुआ था उसकी तरफ जा रहा हूं। तो अब देखिएगा ये हमारे पास आया ए एक्स एन प्लस बी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है वो एक्स एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बी जो है वो ए एक्स एन के साथ ऐड हो रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन गया है इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्लियर? नीचे हमने बेटा दो तीन मिसालें दी हैं। मिसाल के बाद पहली मिसाल हमने दी है 2x प्लस 5। यहाँ पे क्या क्या फंक्शन हो रहा है, एक तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 5 जो है वो 2x में ऐड हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और चीज भी है यहाँ पे जो डिवाइड हो रही है वो हमें नजर नहीं आ रही, यानी ये 1 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर हमने लिया है ए एक्स माइनस 3z की पावर 7 प्लस 4। तो a और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है z7 के साथ और +4 इन दोनों में ऐड हो रहा है। इसी तरह हमने आगे दो एग्जांपल्स और लिए बड़ा, एक 5 और एक x। अब यहाँ पर आपको 5 और x जो है बिल्कुल इंडिविजुअल नजर आ रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इसके अंदर अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं। यानी कैसे हैं कि जो 5 है, अब ये बताइए 5 कहाँ से आया, कोई बात करेगा इस सिलसिले में? या जरा बताइए 5 कहाँ से आया हमारे पास? अच्छा चले, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ कि 5 आया मेरे पास, हो सकता है 5 आया हो 3 + 2 करने से, पॉसिबल है? या जी सर। अच्छा अच्छा, अब ये बताएं और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? 5 कहीं और से भी आ सकता था, जैसे 5 × 1 हो सकता था कि नहीं? जी और कोई पॉसिबिलिटी है? ये हो सकता है किसी चीज से डिवाइड हो गया हो, तो किसको किससे डिवाइड किया गया हो? पॉसिबल है 25 को 5 से डिवाइड किया गया हो तो 5 आया हो। जी सर। बात समझ में आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ गया बेटा x। x भी इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन है, ये भी हमें एक इंडिविजुअल नजर आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये x कहाँ से आया ये हमें इल्म नहीं है। मे बी कि ये आया हो 2x में से x माइनस करने से एक x बच गया हो। ये भी हो सकता है कि हमने x को 1 से मल्टीप्लाई किया हो तो x आया हो। ये भी हो सकता है ये 3x रहा हो, हमने 3 से डिवाइड किया हो तो x आया हो। तो यहाँ अलजेब्राइक हर एक्सप्रेशन के अंदर, चाहे वो एक टर्म पर मुश्तमिल हो चाहे एक से ज्यादा टर्म पर मुश्तमिल हो, उनके अंदर ऑपरेशन, अलजेब्राइक ऑपरेशन जो है वो हो रहे होते हैं, लेकिन बाज दफा हमारी नजर से ओझल होते हैं। इसके बाद है बेटा कोएफिशिएंट। अब ये भी याद आप ख्याल रखिएगा बेटा, ये मैंने अभी तक जितनी भी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी आपको कॉपी वर्क करनी है और सारी की सारी अच्छी तरह याद करनी है। देखिए हमारे पास टाइम ऑलरेडी शॉर्ट है, अगर आप इस सब चीजों को बात के लिए रखोगे बेटा तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। ठीक, ये बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, इसको हाथ के हाथ आपने कॉपी वर्क करना है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप में से बहुत कम लोग जो है वो कॉपी सेंड कर रहे हैं हमें काम करके, इसका मतलब है आप काम नहीं कर रहे। अगर आप काम कर रहे होते तो यकीनन हमें कॉपीज भेजते। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास कॉपी का एक ढेर मौजूद होगा चेक करने के लिए। अगला टॉपिक हमारा है बेटा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट में कहता है, ऊपर हमने आपको बताया था कि वो चीज जो मल्टीप्लाई हो रही, ठीक है। अब जनरली हम ये समझते हैं बेटा कि जो भी नंबर लिखा है ना किसी भी टर्म के साथ वो कोएफिशिएंट है, और पढ़ाया भी ये जाता है। यानी आप जो 5th 6th से पढ़ते चले आ रहे होगे तो 99% आपको यही पढ़ाया गया होगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना ये कोएफिशिएंट है। टेक्निकली ये नंबर कोएफिशिएंट नहीं है बेटा, ये नंबर जो है जो कांस्टेंट होता है ना ये न्यूमेरल कोएफिशिएंट कहलाता है, ख्याल रखिएगा। कोएफिशिएंट हम कहते हैं कोई किसी भी ऐसे हिस्से को किसी टर्म की जो बाकी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। अब बाय डेफिनेशन ही कहता है अ पार्ट ऑफ टर्म व्हिच इज मल्टीप्लाइंग बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म
इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ टर्म। क्या कह रहा है कि किसी भी टर्म का वो हिस्सा जो उस टर्म के बाकी हिस्से के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो उसका क्या कहलाएगा, या वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द टर्म। ठीक है। अब मैंने आपको आगे ये एग्जांपल्स दिए हैं बेटा इन 2x² y। अब मैंने एक टर्म ली 2x² y, ये सिंगल टर्म है। अब इसमें क्या कुछ है जरा गौर से देखिएगा। कहता है 2 इज कोफिशिएंट ऑफ x² y। अगर हम x² की बात करें, x² y पूरे की बात करें तो 2 उसका कोफिशिएंट है। ठीक। जबकि अगर हम खाली x² को देखें तो वो कोफिशिएंट है 2y का, क्योंकि x² के अलावा वहां क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां बाकी मल्टीप्लाई हो रहा है 2y। तो x² इज अ कोफिशिएंट ऑफ 2y। इसी तरह y इज अ कोफिशिएंट ऑफ क्या बनेगा बताइए जल्दी से। y is a coefficient of 2। 2 नहीं, 2 के साथ और भी कुछ है, x 2x²। x नहीं है बेटा, ये x² पूरा एक है। ठीक है। तो y इज अ कोफिशिएंट ऑफ बनेगा 2x²। गुड। इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं आप लोग। आज हमने आप पे जुल्म किया ना, आपको उठाया सुबह से, कोई बात नहीं। अच्छा, अगला टॉपिक हमारा है बेटा काइंड्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बज़ाहिर तो आपको मुश्किल नजर नहीं आएगी, लेकिन इसके अंदर होती है मुश्किल। ठीक है। कहता है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जनरली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की हम 3 काइंड्स पढ़ते हैं बेटा। उनमें सबसे पहली काइंड जो है उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या सिर्फ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक। इसकी डेफिनेशन एन एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर 0 और मोर देन 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स आपको बता दिया क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। बाज दफा हम ए बी सी को भी बतौर वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जनरली ए बी सी को हम कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो कहता है कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड की पावर कैसी होनी चाहिए, 0 हो या मोर देन 0। मोर देन 0 मीन पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव ना हो, यानी अपॉन में नहीं हो। अगर अपॉन में होगी तो ऊपर जाके वो माइनस हो जाएगी, तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें पावर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं, चाहे वो एक्स वेरिएबल है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, चाहे तीनों है, इनमें से किसी की भी पावर हमारे पास 0 और 0 से ज्यादा होनी चाहिए, किसी की भी पावर 0 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 0 या 0 से ज्यादा होगी तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। जी बेटा बोले, कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं अब सर, यहाँ पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई है जिसमें कि एक हमें सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है x। तो इसीलिए इसको हम लिखते हैं p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ इन x। तो ये है a नॉट x n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1। पता रीच पावर कम हो रही है और वेरिएबल इंक्रीज। ये जो a नॉट है, a1 है, a2 है, ये टर्म को जाहिर कर रहा है कि पहले टर्म को कोफिशिएंट है, दूसरी को कोफिशिएंट है, तीसरी का। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट टर्म आएगी वो आएगी an, यानी वहां पे कांस्टेंट रह जाएगा, वेरिएबल वहां से खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखें वेरिएबल की पावर बतदरीज कम हो रही है। पहली है n, दूसरी है n-1, तीसरी है n-2। होते होते जब खत्म हुई तो 0 होगी और एनीथिंग पावर 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है an1 को हमने मेंशन नहीं किया। ठीक। तो जहां जहां वेरिएबल की पावर 0 और मोर देन 0 होगी वहां तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और अगर खुदा ना खासा 0 से कम हुई तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन में कहता है एन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन एज p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल इन x डिवाइडेड बाय q। एक और नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो भी x में ही है। ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल जब फ्रैक्शन की सूरत में होंगे या एक पॉलिनोमियल को दूसरा डिवाइड कर रहा होगा तब ये बात बनेगी कि रैशनल है। लेकिन उसकी भी आगे कंडीशन है, वेयर p ऑफ x एंड q और x आर पॉलिनोमियल। शर्त ये है जो न्यूमरेटर है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और जो डिनोमिनेटर है वो भी पॉलिनोमियल। इसके अलावा एक शर्त और लगा रहा है, q ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ख्याल ये रहे कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। फिर वो एक्सप्रेशन हमारी क्या कहलाएगी, वो रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। कब? जब हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में
लिख सकें। अगर हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिख सके तो फिर वो हमारी पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, ख्याल रखिएगा तमाम पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस होती हैं, लेकिन तमाम रैशनल एक्सप्रेशंस जो होती हैं वो पॉलिनोमियल्स नहीं होती। ठीक, इस बात को याद रखिए। इसके बाद रैशनल में हमने कहा था कि कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होगी, ठीक है, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल, तो वो क्या कहलाएगी, रैशनल एक्सप्रेशन। और जो उसको हम पी एक्स अपॉन क्यू एक्स में कन्वर्ट ना कर सके वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी इररेशनल। पी एक्स अपॉन क्यू एक्स में कन्वर्ट की जाने वाली क्या कहलाएंगी, रैशनल, और जिनको हम ना कन्वर्ट कर सके वो क्या कहलाएंगी, इररेशनल। इसी वजह से इररेशनल की डेफिनेशन में वो कह रहा है एन एक्सप्रेशन व्हिच कैन नॉट बी रिटन एज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स where px and qx are polynomial and qx is not equal to 0, then the expression is called irrational expression। कहता है अगर हम किसी एक्सप्रेशन को फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में ना लिख सकें, जबकि हमारे पास पी एक्स भी पॉलिनोमियल हो और क्यू एक्स भी पॉलिनोमियल हो और क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, तो फिर वो क्या कहलाएगी, वो इररेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। यहाँ पे अपने पास सिद्दीक एक बात नोट कर लीजिएगा, तमाम ऐसी एक्सप्रेशन जो रेडिकल के अंदर होंगी, इनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, वो सारी की सारी इररेशनल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं। कौन सी एक्सप्रेशंस कहलाती है, इररेशनल एक्सप्रेशंस कहलाती हैं, जरा बताइए फटाफट। जी जरी सिद्दीक अनम्यूट करके बात करो फटाफट। कौन सी एक्सप्रेशन इररेशनल एक्सप्रेशन होंगी, सुबह जी बोले। सर वो एक्सप्रेशन जो हम पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के लिए नहीं लिख सकते, फॉर्म में ना लिख सकते, जो फॉर्म में ना लिख सकते। ठीक, जी ये आपने तमाम डेफिनेशंस याद करनी है, इनका ख्याल रखिए। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स। ठीक, अब अगर हम टर्म की बात करें तो एक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म भी हो सकती है और बहुत सारी टर्म्स भी हो सकती है। तो पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू टर्म में हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो हम तीन पढ़ रहे हैं इस वक्त बेटा। पहली है मोनोमियल, दूसरी है बाइनोमियल और तीसरी है ट्राइनोमियल। अब ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होती है, यहाँ जो हमने नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं उनसे आपको समझ आ रही होगी यकीनन कि जो सिंगल टर्म है वो मोनोमियल कहलाती हैं, जो दो टर्म पर मुश्तमिल है वो बाइनोमियल, और जो तीन टर्म पर मुश्तमिल है वो ट्राइनोमियल कहलाती है। ठीक, अब यहाँ पे हमने इनकी डेफिनेशन मेंशन कर दी है, ये सारा काम आपको कॉपी करना है और याद करना है, ख्याल रखिए। कहते हैं द पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू देयर टर्म्स के हिसाब से हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। अब जरा ये भी ध्यान से सुन लीजिए कि टर्म्स होती हैं बेसिकली किसी एक्सप्रेशन के जो हिस्से प्लस और माइनस की वजह से बन रहे होते हैं वो हर हिस्सा एक टर्म कहलाता है। ठीक, जैसे कि सामने अगर आप बाइनोमियल में देखें तो प्लस की वजह से दो हिस्से बन रहे हैं, एक ए एक्स और एक बी, जबकि ट्राइनोमियल में अगर आप ऊपर नजर दौड़ाओ तो हमने जो एक्सप्रेशन लिखी है उसके तीन हिस्से बन रहे हैं, एक प्लस की वजह से ए एक्स और बी वाई और फिर माइनस की वजह से सी। तो ये माइनस सी प्लस बी वाई और ए एक्स, ये तीन टर्म्स बन रही हैं। कहता है नंबर 1 में कह रहा है द पॉलिनोमियल विच कंटेन ओनली एंड ओनली वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगी वो मोनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल दी है 2x और 43 2x। अब ये 2x जो है बेसिकली दो टर्म्स नहीं है, ख्याल रखिएगा ये एक सिंगल टर्म है। ये 2 और x बेसिकली दो चीजें जरूर हैं लेकिन ये इनके दरमियान में प्लस का साइन नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हुई है, लिहाजा 2x जो है हमारा मोनोमियल कहलाएगा। इसी तरह 43 जो है ये भी मोनोमियल कहलाता है हमारा। इसके बाद है पॉलिनोमियल विच कंटेन टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स। यहाँ पे हमने दो मिसालें ली हैं बेटा, एक हमने लिए 2x प्लस 5y6 और दूसरी लिए a प्लस b। 2x प्लस 5y6 में देखें तो दो टर्म है, एक 2x है और एक 5y6, ये दो टर्म्स हैं, लिहाजा ये बाइनोमियल कहलाती है। इसी तरह a प्लस b में भी दो टर्म है, एक a और एक b। इसके बाद हमारे पास है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की डेफिनेशन में कह रहा है द पॉलिनोमियल विच कंटेन्स थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ऐसा
पॉलिनोमियल जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स होंगी वो ट्राइनोमियल कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने जो आपको एग्जांपल्स दी हैं y x प्लस वाई माइनस जेड, एक टर्म x हो गई, दूसरी y हो गई, तीसरी माइनस जेड हो गई, ये 3 टर्म मिलकर एक्सप्रेशन बनी है, लिहाजा ये ट्राइनोमियल कहलाता है। इसी तरह एग्जांपल में 3x 5y माइनस 4z स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे पहली टर्म बन रही है हमारे पास 3x 5y, दूसरी बन रही है माइनस 4z स्क्वायर और तीसरी बन रही है हमारे पास 7। तो ये हमारे पास दो ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। इस तरह आप भी बहुत से एग्जांपल्स दे सकते हो। जरा फटाफट मुझे सबसे पहले एक एग्जांपल दें, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल के एग्जांपल दें कोई भी। एसएन आप दीजिएगा जरा एग्जांपल मोनोमियल के, एसएन अली। मोनोमियल की कोई भी एक एग्जांपल, जैसे हमने 43 बोल दिया या 2x बोल दिया, इसी तरह कोई एक एग्जांपल दीजिए आप। सर अभी थोड़ी देर के बाद पूछेगा सर, अभी अभी हमने ज्वाइन करी है क्लास। अच्छा चले भाई, कोई और जवाब दे भाई, मोनोमियल की कोई एग्जांपल। मैं दूं सर, मैं दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। सर 2x की जगह ले लें आप 5x। 5x, ओनली 5 ले लें, ओनली x ले 5 लें, कोई भी ऐसी। 5 बिल्कुल एंड सही, गुड गुड गुड, 43 की जगह 10। ठीक सही। और कोई जेरी के अलावा कोई बोले भाई फटाफट। सर बाइनोमियल, 3y। अच्छा बाइनोमियल के एग्जांपल दे सिद्दीक, कोई भी एक एग्जांपल दें बाइनोमियल टर्म की। 4x प्लस 6y। अच्छा a प्लस बी को अगर आप चेंज करके कोई और बाइनोमियल बनाए तो क्या बनेगा, बन सकता है कुछ? एनसेफ फटाफट बताओ। अच्छा a प्लस बी की जगह a माइनस बी कर दे तो काम चल जाएगा, है चल जाएगा। अच्छा ट्राइनोमियल की मिसाल कौन दे रहा है भाई? तूबा आप दे मिसाल ट्राइनोमियल की। मैंने लिखा है x प्लस वाई माइनस जेड, आप कोई और मिसाल दें इसी तरह की। a प्लस बी माइनस 3 चलेगी? यस सर। चलेगी। अच्छा चले, इसी तरह आप आगे चलेंगे तो आपको आसानी होंगी। इसके बाद हमने एक छोटा सा नोट दिया है, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और यहाँ पे मैं रिवाइज करके इस टॉपिक को आज यहाँ स्टॉप करूंगा, ठीक है। नोट हमने दिया है, अ पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड अ टर्म। ख्याल रखिएगा बेटा, जितने भी हमने नोट लिखे ना ये बहुत अहम है, इसलिए इसको बड़े रेड कलर से हम मेंशन कर देते हैं और इसको बोल्ड करके हमने लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी ऐसा हिस्सा किसी भी एक्सप्रेशन का जो प्लस और माइनस की वजह से अलग अलग होगा वो क्या कहलाएगा, वो एक टर्म कहलाएगा। अब नीचे जो हमने एग्जांपल दिए देखें, हमने 1 2 3 4 5 चीजें लिखी हैं और 5 कलर से इसीलिए लिखी हैं कि आपको वाजे हो जाए, ठीक। पहली टर्म बन रही है 2x4, दूसरी क्या बन रही है भाई अब्दुल मोइस, दूसरी टर्म क्या लिखी है हमने? 3xy स्क्वायर। और नेक्स्ट कोई बोले भाई तीसरी क्या है? -5z। गुड। चौथी क्या है बेटा? प्लस 4z6। 4z6। और पांचवी? -13। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है बेटा, टेक्निकली आपके सिलेबस में जब हम ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा ज्यादातर ट्राइनोमियल ही इस्तेमाल होगा। ट्राइनोमियल से बड़ी टर्म एक्सप्रेशन हमारे पास आमतौर पे इस्तेमाल नहीं हो, ठीक। इसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रॉम वगैरह, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह कल कराऊंगा। मैं वापस जा रहा हूँ, ऊपर से सारी चीजें आपको दोहराऊंगा, गौर से सुनिए, ठीक। सबसे पहली चीज हमने आपको पढ़ाई थी बेटा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 4 चीजें हैं। जैसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कह रहे हैं ए एक्स एन प्लस बी, एक हमने एग्जांपल ली, तो ए जो है यहाँ पे न्यूमरल कोफिशिएंट कहलाता है, एक्स जो है बेस कहलाता है, जो एक्स के ऊपर टॉप राइट पे है ये एक्सपोनेंट है। इसके बाद प्लस के बाद जो एक हमने चीज लिखी है विदाउट वेरिएबल, वो कहलाती है कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, ख्याल रखिएगा। कांस्टेंट के साथ भी वेरिएबल अगर हम कोई लगाना चाहें तो हम उसकी पावर 0 करके वहां लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली क्योंकि इसकी डिग्री 0 होती है, डिग्री मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा, आज नहीं। आज हम यहाँ पे इसको रोकेंगे, ठीक है।
तो ये कांस्टेंट कहलाते हैं। अब कांस्टेंट में हमने आपको ये बताया तमाम वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज फिक्स होगी वो कांस्टेंट कहलाएंगी। मैथमेटिक्स में हम नंबर्स को आमतौर पे कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम जनरल एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम ए बी सी या एल एम एन को कांस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है बेटा वेरिएबल। वेरिएबल हमने कहा वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यूज वक्त के साथ साथ चेंज हो, जैसे कि हमने आपको मिसाल दी थी वेदर की कि सुबह टेम्परेचर कुछ होता है, दोपहर में कुछ हो जाता है, शाम को कुछ हो जाता है, तो वो टेम्परेचर एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इसी तरह मैथमेटिक्स में वेरिएबल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? हम लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट स्मॉल एक्स वाई जेड का सहारा लेते हैं और इससे हम मेंशन करते हैं। इसके बाद हमने बात की अलजेब्राइक ऑपरेशंस की, तो ये आपकी पढ़ी हुई चीज़ थी। हमने कहा कि इसमें हम चार चीज़ें आपको पढ़ाते हैं मैथ में आमतौर पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर अब हम मजीद आपको अगर आगे लेके जाएं तो वहाँ पावर और रूल एक्सट्रैक्शन द्वारा भी आ जाते हैं, लेकिन जनरली हमारी मुराद यही होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये अलजेब्राइक ऑपरेशन या अलजेब्राइक साइंस भी कहलाते हैं। इसके बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की जब बात आई तो हमने कहा कि अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना लें किसी मदद से, कुछ कॉन्स्टेंट्स और कुछ वेरिएबल्स की मदद से, लेकिन उनके अंदर इस्तेमाल क्या चीज़ की गई हो, अलजेब्राइक साइन इस्तेमाल किए गए हों, तो वो कहलाएंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसके बाद हमने आपको बेटा बताया कि अ पार्ट ऑफ टर्म विच इज मल्टीप्लाइंग बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ टर्म। ये आपके लिए मैंने लिख दी है, ख्याल रखिएगा ये डेफिनेशन आपको शाज़ व नादिर ही कहीं और से मिलेगी। सारे आपको यही बताएंगे और यही पढ़ाएंगे कि जो एक्स के साथ चीज़ लिखी है वो कोफिशिएंट है, लेकिन टेक्निकली एक्स के साथ लिखी जाने वाली चीज़ अगर नंबर है तो वो न्यूमरल कोफिशिएंट कहलाता है, जो हम कोफिशिएंट के तौर पर पढ़ा रहे हो। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास है बेटा काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस। काइंड ऑफ एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें तो हमने तीन काइंड्स आपको पढ़ाई बेटा। पहली हमने पढ़ाई पॉलिनोमियल, वो जिसमें वेरिएबल्स की पावर 0 या 0 से ज़्यादा होगी। दूसरी हमने पढ़ाई रैशनल एक्सप्रेशंस, वो जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिखी जा सकें। तीसरी हमने पढ़ाई इर्रेशनल एक्सप्रेशन, जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। जहां हमने आपको बताया कि जनरली जो रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर पर जो रूट होता है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट ऑफ 2 आप लेना चाहें या अंडर रूट ऑफ 5 लेना चाहें तो वो इर्रेशनल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल्स की टाइप थी बेटा। तीन टाइप्स हमने पढ़ी। एक मोनोमियल, सिंगल टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होगी तो बाइनोमियल, तीन टर्म होगी तो ट्राइनोमियल। इसके बाद हमने आपको बताया साथी के टर्म्स क्या होती हैं, और एक नोट आपको दिया था ये लास्ट में जो आपको अच्छी तरह से याद करना है। पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड अ टर्म। यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये सारा काम बेटा आपने कॉपी वर्क करना है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 पूछिए। जी शुरू हो जाए। कोई क्वेश्चन नहीं? और कोई भाई? यही आप? नो क्वेश्चन। और तूबा, वानिया, कोई क्वेश्चन? सर आप माशाल्लाह इतना अच्छा समझा रहे हैं, दूसरा पूछने की जरूरत है कि पूछनी तो पूछना चाहिए, पूछोगे नहीं तो आएगा भी नहीं। नो सर, नहीं मोइस? नो सर। ओके चले फिर ठीक है। यहाँ पे मैं बेटा अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। ये सारा काम कॉपी वर्क करके बराए मेहरबानी, कॉपी जैसी भी है ना आपकी, कंप्लीट इनकम्प्लीट, उसको भेजें जरा। ठीक है, भेजने लगोगे ना तो आदत बन जाएगी। सही? ओके 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 ओके।